हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइस, 23 मिनट का एपिसोड किसे छोटा लग रहा है यार, ये बहुत बड़ा होता है। एंड आई नो बहुत सारे लोग हैं जो बड़े एपिसोड अपलोड करते हैं, बट यार मैं 23 मिनट का ही बनाने में हाँप जाती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है, घंटा लग जाता है। तो मैं जितना भी बना लेती हूँ उतना आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और क्या ही कहना, इसे एडजस्ट कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑब्वियसली वांग जन ने विंग को ढूंढ लिया था और वो उसे उठा कर लेकर आया था। अब हम आगे देखते हैं। विंग, जिसे अब अपने सामने सारे रास्ते बंद दिख रहे थे, सारे के सारे रास्ते, और ना ही वांग जी अब उससे अच्छी तरीके से बात कर रहा था। शाम का टाइम वांग जी विंग को लेकर विला वापस आ गया था, मतलब अपने फार्म हाउस वापस आ गया था। उसके बाद से अब तक, मतलब अभी डिनर का वक्त हो चुका है, वक्त निकल भी चुका है। अभी 9:30 है, बट अभी तक वांग जी का चेहरा विंग ने नहीं देखा है। वांग जी उसे उसके बेडरूम में छोड़कर सीधा अपने ऑफिस के अंदर चला गया था और वहाँ से वो बाहर तक नहीं निकला अभी तक। लगभग 8:30 से लेकर अभी तक, मतलब अभी तो 9:30 बज रहे हैं, 1 घंटा। सर्वेंट्स 6 बार आ चुके हैं विंग को डिनर के लिए बुलाने के लिए, और विंग को ये रिक्वेस्ट भी करे कि अगर आप यहाँ पर डिनर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डिनर सर्व कर सकते हैं। लेकिन विंग हर बार मना कर रहा था। वो उसे भूख नहीं है और ना ही वो खाना चाहता है, उसका मूड सही नहीं है। विंग अब चुपचाप बेड पर लेट गया था। उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था, उसे सोना है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रहा था। अब उसे ऐसा नहीं कि उसे भूख नहीं है, वो ऐसे कह रहा था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसे भूख बराबर लग रहा था, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट भी उसने सही से नहीं किया था और उसके बाद से अब तक उसने कुछ नहीं खाया। बट उसका ज़िद है, वो नहीं खाने वाला, बिल्कुल नहीं। तभी अचानक से जो डोर है ना, वो धड़ाम से खुला, जैसे कि किसी ने अपने पूरे गुस्से के साथ दरवाज़ा खोला है। विंग तुरंत अपने आँखों को खोल लेता है और उठकर बैठ जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, वहाँ पर वांग जी था। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा कोल्ड था और उसके हाथ में एक प्लेट था। विंग वांग जी का ऑरा देखता है और वो डर ही जाता है। वांग जी के अंदर से बहुत ही तेज़ अल्फ़ा फेरोमोन रिलीज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें लाल हो चुका था। अल्फाज जब अक्सर अपने कंट्रोल खो बैठते हैं, मतलब उन्हें हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर वो किसी चीज़ को लेकर हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तब वो अपने फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ अल्फ़ा पर लागू नहीं होता है, ये ओमेगास पर भी लागू होता है। बट ये तो हम सभी को पता है कि अल्फाज से ज़्यादा ओमेगास, या फिर जो मेल है, मेल से ज़्यादा फीमेल, इनमें ज़्यादा सहन शक्ति है। ये ज़्यादा अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं और वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फीमेल या ओमेगा, अल्फ़ा या किसी मेल से बहुत ज़्यादा ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो किसी ओमेगा से ऐसे फेरोमोन रिलीज़ होना, मतलब अपने कंट्रोल को खोना, अपने इमोशन को खोना और एकदम गुस्से में अपने फेरोमोन से कंट्रोल खो देना, ये बहुत ही कम देखा जाता है और सबसे ज़्यादा ये अल्फाज में ही देखा जाता है। अभी विंग अच्छे से वांग जी को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वो अपने आप को रोकता नहीं है। वो सीधा विंग के पास आता है और उसके सामने खाने का प्लेट रखता है। विंग खाने को देखता है, उसके पेट में सच में चूहे दौड़ रहे थे, सच में उसे बहुत भयानक वाला भूख लगा है। बट उसका ज़िद, वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं। इस लैन वांग जी का एक भी बात वो नहीं फॉलो करेगा अब से। ये सोचते हुए विंग ने अपने फेस को दूसरी ओर घुमा लिया, उसने कुछ कहा भी नहीं। वांग जी ने विंग को ये करते हुए देखा और वो विंग के पास बैठ गया। फिर वो स्पून में खाने को लेता है और विंग का फेस अपने एक हाथ से पकड़ के विंग के जॉ को दबाता है,
जिससे विंग का मुंह खुल गया था और वांग जी ने विंग के मुंह के अंदर खाना घुसा दिया। विंग खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई ऐसा करे और उस इंसान के साथ आप लड़कर भी जीत नहीं सकते, उसके स्ट्रेंथ के सामने आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो आपको खाना ही पड़ेगा। विंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी चबा रहा था और उसके पेट में भी तो भूख था, इसलिए खाना मुंह के अंदर है, वो कैसे ना चबाए रह सकता है। ऐसे ही वांग जी ने पूरा खाना विंग को खिलाया। एक शब्द नहीं बोला था उसने विंग से। खाना खाने के बाद वांग जी ने खुद विंग के मुंह को टिश्यू से साफ कर दिया और फिर एक सर्वेंट आया, उसके हाथ में कुछ पेपर्स था। वो सर्वेंट वो पेपर वांग जी के हाथ में देता है और खाने के प्लेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस सर्वेंट के निकलने के बाद वांग जी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बारी देख लिया खुद और फिर उन्हें विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जो ना चाहते हुए भी उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है कि है क्या, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा ना, उसने तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स को अपने से दूर कर दिया, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स गिर गए फ्लोर पर। बट वांग जी ने शांति से उन्हें दोबारा उठाया और दोबारा विंग की गोद में रख दिया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी, ये क्या बकवास है, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने विंग के रिएक्शन को देखा और फिर एक टेढ़ा सा मुस्कुराहट दिया, जैसे कि वो विंग का मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, तुम्हें तो ये करना होगा विंग, तुम्हें ये करना होगा। तुम ना नहीं कह सकते मुझे, चाहे अपनी मर्जी से हो या फिर ज़बरदस्ती, तुम्हें साइन करना होगा। चलो, अच्छे बच्चे की तरह मेरी बातों को मानो, अपने अल्फ़ा के ऑर्डर्स को फॉलो करो और इस पर साइंस कर दो। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम पर ज़बरदस्ती करना पड़े या फिर कुछ ऐसा जिससे तुम दुखी हो जाओ, तुम्हें दुख पहुँचे। यह सुनकर विंग ने अपना दांत पीस लिया और कहा, लान वांग जी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। भूल जाओ कि मैं इन पेपर्स पर साइंस करूँगा। और हाँ, तुम ज़बरदस्ती भी मुझसे ये काम नहीं करवा सकते। तुम भूल रहे हो कि अब मेरे पास कोई कमज़ोरी नहीं है जो तुम फ़ायदा उठाओगे, जैसे कुछ सालों पहले तुम्हारे अंकल ने उठाया था। यह सुनकर वांग जी ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश किया और एक बार फिर से विंग का मजाक उड़ाने के तरीके से हंस दिया और कहा, तुम इतने भुलक कर कब से हो गए विंग? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए था कि तुम ना चाहते हुए भी अपने आसपास के लोगों को अपना कमज़ोरी बना ही लेते हो। यह सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग की आंखों में झांक रहा था। विंग कुछ देर वांग जी को देखता है और फिर उसे सडनली कुछ रियलाइज़ होता है। विंग ने कहा, इस बार तुम क्या करने वाले हो? अगली बार तुम्हारे अंकल ने किया था वांग जी, जो उन्होंने किया था, आई होप तुम वो नहीं करने वाले, है ना? तो उनमें और तुम में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। वांग जी ने कुछ कहा नहीं, बस विंग को देखा। विंग वांग जी के ऐसे चुप रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा करीब आया और उसने वांग जी के हाथों को कसकर पकड़ा और बोला, वांग जी, पागलपन बंद करो। ये जो पागलों की तरह तुम हरकतें कर रहे हो, ये सही नहीं है। हमारा एक होना किस्मत में नहीं है। अगर हम एक होंगे तो कितने सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तुम उन्हें दुख कैसे पहुंचा सकते हो जिन्होंने अपने ज़िंदगी के लिए कभी सोचा ही नहीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को साइड करके तुम्हें और ब्रदर शिचैन को सब कुछ बना लिया, जिन्होंने अपनी खुशियों को नज़रअंदाज किया तुम दोनों को पालने के लिए। तुम उन्हें दुख कैसे दे सकते हो? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो वांग जी, प्लीज़ समझो। वांग जी ने अपना हाथ विंग के हाथों से हटाया और कहा, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, तुम साइन करो। विंग ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने कहा, तो फिर ठीक है, अपने उस मुंह बोले भाई को ज़िंदगी के लिए अलविदा कहना। तुम उसे या फिर उसका वो छोटा भाई भी उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं। ये कहते हुए वांग जी उठ गया।
विंग के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, रुको, तुमने क्या कहा? ब्रदर नी के साथ तुमने क्या किया? वो कहाँ पर है? वांग जी, वो इनमें नहीं थे, उन्हें तो पता भी नहीं था। मैंने उन्हें ऐसे मदद के लिए बुलाया था और वो आ गए। वो अच्छे इंसान है वांग जी, उन्हें कुछ मत करो। वो और उनके अलावा नी होइसांग का इस दुनिया में और कोई नहीं है वांग जी। लंजा, प्लीज़ ऐसा मत करना। उन्हें 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 जाने दो। उन पर से अपनी नज़रों को हटा लो लंजा। वो निर्दोष है। मैं उनसे कभी दोबारा मुलाकात नहीं करूँगा, कभी उनसे नहीं मिलूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन उनसे कभी नहीं मिलूँगा। वांग जी ने विंग से अपना हाथ हटाया और विंग का गर्दन पकड़ लिया टाइटली, जिससे विंग को दर्द हुआ, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग का गर्दन पकड़ के विंग को अपने पास खींच लाता है वो, और फिर विंग के आंखों में आंखें डालकर कहता है, वे साइन करो वरना वो नहीं बचेंगे। ये कहते हुए वांग जी ने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसमें एक छोटा सा वीडियो प्ले किया जहाँ पर निये मिंजू था। वो बंधे हुए थे, उनके दोनों हाथों को ऊपर रस्सी से बांध के रखा गया था और उनके शरीर में चोट थे, जिसे देखकर विंग का रूह कांप उठा। वो डर गया बहुत ज़्यादा। उसे बहुत गिल्ट महसूस होने लगा कि उसने क्यों निये मिंजू को इस झमेले में खींचा। वो तो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छा भाई है। उन्होंने बिना किसी रिश्ते के विंग को अपना भाई मान लिया था। और विंग ने क्या किया? विंग हर बार क्यों ऐसा करता है? विंग की वजह से क्यों उसके अपने पर इतना इतना ज़्यादा तकलीफ आता है? विंग कभी भी एक अच्छा रिश्ता डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि जो भी लोग विंग से प्यार करते हैं उन्हें दुख मिलता है, उन्हें सज़ा मिलता है। बिना किसी गलती के उन्हें बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से। ये सोचते हुए विंग के हाथ पैर कांप रहे थे। वांग जी महसूस कर पा रहा था कि विंग खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए वांग जी ने विंग के कमर को टाइटली पकड़ा और सॉफ्टली कहा, साइन कर दो विंग, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। विंग ने वांग जी की बातों को सुना और वांग जी की तरफ देखा। उसके नज़रों में दर्द था बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा था कि वांग जी समझ पा रहा था। विंग की आंखों का जो भाषा है उसे वांग जी समझ पा रहा था। विंग के अंदर जो इमोशन चल रहा था वो वांग जी समझ पा रहा था। लेकिन वांग जी को अभी बस विंग चाहिए। उसके अंदर जुनून है, वो विंग को हर तरीके से हासिल करना चाहता है, हर एक तरीके से। इस बार वो विंग को एक मौका नहीं देगा जिससे विंग उससे दूर जाए। विंग अपने कांपते हुए शरीर को बिस्तर पर रखता है और उन पेपर्स को उठाता है। वांग जी विंग की तरफ एक कलम मतलब पेन आगे बढ़ा देता है। विंग ने उस पेन को पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। जिस हाथ से विंग ने पेन को पकड़ा था उसे सख्ती से पकड़ा। विंग ने अपने आप को शांत करने की कोशिश किया और फिर उसने साइंस कर दिए। जहाँ जहाँ वांग जी ने कहा वहाँ पर ऐसे भी पेपर्स थे जिन्हें विंग ने पढ़े भी नहीं थे, बट विंग ने उन सारे पेपर्स पर साइंस कर दिए। फिर उसने अपने हाथों से पेन को फेंक दिया। अपने गुस्से को उसने पेन पर उतारा था। वांग जी ने इसे देखा, उसने कुछ कहा नहीं। वो विंग को बेड पर लिटा देता है और उन पेपर्स को लेकर बाहर चला जाता है। फिर विंग को कुछ याद नहीं, वो सो गया था। हाँ, सोना तो था ही, क्योंकि विंग ने जो डिनर किया था वहाँ पर स्लीपिंग्स का जो मेडिसिन है वो मिलाया गया था, तो विंग सो गया था। उस रात वांग जी नहीं सो पाया था, वो बिल्कुल नहीं सो पाया था। वो तो बस अपने ऑफिस रूम में इधर से उधर टहल रहा था। उसे भी दर्द हो रहा था। वो विंग को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता और ना ही उसने कभी सोचा था, बट उसे करना पड़ा। विंग और उसने कितने सारे सपने देखे थे एक साथ पूरे करने के लिए, लेकिन अब लगता है कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। ऐसे हज़ारों चीज़ों को सोचते हुए वो रात वांग जी ने पार कर दिया। अगली सुबह जब विंग उठा तो उसने देखा कि तैयारी चल रहा है। सुबह जब विंग का नींद खुला तो उसने देखा उसके कमरे में 3 सर्वेंट्स हैं। एक सर्वेंट
विंग के आधे अधूरे पेंटिंग को पैक कर रहा है, दूसरा कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा था और तीसरा चुपचाप विंग के उठने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विंग उठा उसने ग्रीट किया और कहा, मास्टर चलिए आपको रेडी होना होगा, समय नहीं है। यह सुनकर विंग हैरान हो गया, लेकिन विंग बहस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही कल रात का हर एक सीन विंग के दिमाग में फिर से चलना शुरू हो गया था, जिससे विंग कुछ बोलने के मूड में नहीं था। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा उसके लिए कपड़े भी तैयार है, जो कि नॉर्मल नहीं थे, मतलब वो कहीं बाहर जा रहा था ऐसा कोई। विंग ने उन्हें पहन लिया बिना किसी सवाल के, बिना किसी बात के। फिर वो रेडी होकर नीचे आया तो देखा कि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी है और वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा है। विंग चुपचाप आके अपने चेयर में बैठता है। जैसे ही विंग बैठा वांग जी उठ गया था। वो अपने हाथों का जो न्यूज़पेपर है उसे फोल्ड करके रखते हुए विंग को देख रहा था। फिर उसने न्यूज़पेपर को रखा और कहा, ब्रेकफास्ट कर लो, हम निकल रहे हैं। ये कहते हुए वांग जी चला गया, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था। वो वापस अपने ऑफिस रूम के अंदर ही जाने वाला था, लेकिन वहाँ तक पहुँचता उससे पहले ही विंग की बातों ने उसे रोक दिया। विंग ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। वो वैसे ही विंग को आंसर देता है, लैंड हाउस। ये कहते हुए वांग जी चला गया। विंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। एक बार फिर वो उस घर में जाने वाला है। उसे नहीं जाना, लेकिन वो मना भी तो नहीं कर सकता। विंग ने अपने आप को संभाला और कहा, जो होगा देखा जाएगा। किस्मत ने मुझे इस बार फिर से उसी बवंडर में खींच लिया है जहाँ से मैं निकलना चाहता था, जहाँ से मैं भाग आया था, जहाँ से मुझे लगा था कि मैं पूरी ज़िंदगी के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन अब लग रहा है मैं गलत था। ये कहते हुए विंग ने ब्रेकफास्ट को देखा और उसे खा लिया। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन विंग को नहीं पता था कि उसे एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने देखा निये हुए सांग है। सिर्फ निये हुए सांग नहीं, निये मिंजू भी खड़े थे। वो ज़ख्मी थे, लेकिन इतना नहीं कि वो एकदम हॉस्पिटल में ही चले जाए। उनके सर पे और हाथों में बैंडेज लगा हुआ था, यहाँ तक कि उनके लिप्स के कॉर्नर में भी घाव था, बट वो मुस्कुरा रहे थे। विंग ने उन्हें देखा और वो दौड़ के गया। उसने वांग जी के सामने ही निये हुए सांग और निये मिंजू को गले लगा लिया। वांग जी बस चुपचाप खड़ा रहता है, वो रोकता नहीं है, ना ही उसके अंदर ऐसा कुछ देखा जाता है कि वो बहुत जेलसी फील कर रहा है। वो बस अपने शांत नज़रों से विंग को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद विंग निये मिंजू से दूर हुआ और कहा, गगा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपको इन सब में घसीटना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी गगा, आई एम रियली सॉरी। विंग बार बार सॉरी कह रहा था। इसे सुनकर निये मिंजू ने विंग के सर पर पैट किया और बोला, वी सॉरी मत बोलो, तुम और निये हुए सांग मेरे लिए समान हो। तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आप को अकेला कभी मत समझना। तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो ज़रूरत पड़े तो लान वांग जी के खिलाफ भी जा सकता है। ये कहते हुए निये मिंजू ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी और निये मिंजू के बीच आई कांटेक्ट होता है। विंग ने निये मिंजू के बातों को सुना और उसका दिल खुशियों से भर उठा। सच में उसका भी कोई है जो उसके लिए लड़ सकता है, जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये सुनकर ही विंग को बहुत बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा। वो कुछ कह नहीं पाया। निये मिंजू अब वांग जी से अपनी नज़रों को हटाता है और विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, वी अपने भाई के लिए इंतज़ार करना। मैं जल्द बीजिंग से अपने बिजनेस को शंघाई लेकर चला जाऊंगा। तुम शंघाई में खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। निये मिंजू अब विंग से खुद को छुड़ाता है और वांग जी की तरफ आता है। विंग थोड़ा डरा हुआ है। कल रात वांग जी के किए गए काम से वो डरा हुआ है। वांग जी में, अब के वांग जी में और विंग के लंजा में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो डरा हुआ है।
बट वो चुप रहता है और देखता है कि नीमंजो क्या करने वाले हैं। नीमंजो वांग जी के एकदम सामने जाके खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस्टर लान, आपका खातिरदारी अच्छा था कल और मैं इसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको भी एक बात याद रखना है। मेरे छोटे भाई को अगर इस बार तकलीफ़ हुआ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसी खातिरदारी आपको भी नसीब हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराया और कहा, खुशी हुआ ये जानकर, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ दोबारा विंग के साथ नहीं होगा। नीमंजो ने कुछ देर वांग जी को घूरा और कहा, हुएसांग, अपने लगेज को लो और विंग के साथ जाओ। हुएसांग तभी से यही तो सोच रहा था, वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। कल एकदम मिडनाइट को, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो चुका था, तब उसका भाई घर आया। हालांकि उसे बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी वो हिम्मत करके चुपचाप रह रहा था। और जब उसका भाई घर आया तो वो बहुत ही डर चुका था, क्योंकि नीमंजो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। हुएसांग तो रो ही पड़ा था। नीमंजो ने हुएसांग को अपनी स्टाइल में थोड़ा डांट कर समझाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, रोना बंद करो। फिर जाके हुएसांग रोना बंद करता है और फिर नीमंजो बस सोने के लिए चले गए थे और हुएसांग को भी कहा था कि तुम भी सो जाओ, कल सुबह में निकलना है जल्दी। फिर बहुत सुबह सुबह ही, मतलब एकदम तब 5 बज रहे थे, तब नीमंजो हुएसांग के पास आए और हुएसांग को नींद से जगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हुएसांग को कहीं जाना है, तो हुएसांग अपना सारा ज़रूरत का सामान, सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे कपड़े, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए नहीं थे, तो बहुत सारे कपड़े एक साथ पैक कर लिए। जिसे सुनकर हुएसांग ने पूछा तो सही अपने भाई से कि कहाँ जाना है, कुछ तो बताए। बट नीमंजो ने हुएसांग को घूरते हुए कहा था, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो हुएसांग ने भी वही कर दिया था और फिर वो ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट में आ गए थे। विंग ने जब नीमंजो की बातों को सुना तो वो हैरान हो गया और हुएसांग को देखने लगा। हुएसांग अपने पीछे 2 बड़े बड़े एकदम लगेज लेके खड़ा था। एकदम बहुत बड़े लगेज थे वो सालों का ट्रिप है ऐसा जा रहा था। हाँ, वो विंग के साथ जा रहा था तो 1-2 दिन के लिए थोड़ी ना जा रहा था। वांग जी अपने गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करता है और हुएसांग को घूरता है। फिर वो बिना किसी रिएक्शन के कहता है, चलो लेट हो रहा है। मतलब वांग जी ने भी परमिशन दे दिया था, मतलब वांग जी मना नहीं कर रहा था, जिसे देखकर विंग हैरान हो गया। वो खुश भी था, परेशान भी था कि क्या हो रहा है। नहीं, हुएसांग जो विंग को कहता है, विंग वो मिस्टर लान चले गए, हमें भी जाना होगा ना। विंग ने अपना सर हमें हिलाया और फिर नीमंजो की तरफ देखा। नीमंजो ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे जब तक मैं शंघाई नहीं जाता। यह सुनकर विंग ने और हुएसांग ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है ब्रदर। और फिर एक आखिरी बार उन तीनों ने एक हग किया एक साथ और फिर विंग और हुएसांग वांग जी के पीछे निकल गए और उनके जो गार्ड्स हैं वो भी चले गए। और फिर वो अपने प्राइवेट जेट से, मतलब वांग जी अपने प्राइवेट जेट से हुएसांग और विंग को लेकर सीधा शंघाई पहुंचा था। उस शहर में जिस शहर को विंग ने 5 साल पहले छोड़ दिया था। इस शहर में आके विंग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे उस दिन का याद आ गया था जिस दिन वो ये शहर छोड़ कर गया था। उस दिन को विंग कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।